शीशे की चौकोर इमारत के सिम में आज मामूल से हटकर हंगामा आ रही थी। यूं लगता था यहाँ मुल्क के नामवर फैशन डिजाइनर से ही बल्कि छोटे छोटे बाजारों की दुकानदार आ गए हों। शोर, इल्जाम तराशी, बेबसी, बेयकीनी, यूं लगता था जैसे किसी की मताए हयात लूट ली गई हो। एक डिजाइनर के लिए उसका काम मताए हयात ही तो होता है। दूसरी मंजिल में वाक़ स्टूडियो, जहाँ कई सारे मुजस्समे थे, जहाँ हर डिजाइनर अपने काम को आखिरी टच देता था, वो स्टूडियो इस वक्त सदमे की सदमे था। वजह क्या हो सकती है भला? एक रात कब्ल वासिफ मुनीर की चोरी होने वाली स्केचबुक। स्टूडियो से मुल्हक्का वासिफ के छोटे कोसी ऑफिस में इस वक्त हर जगह कागज बिखरे थे, दराज खोले थे, डब्बे फाड़ कर यहाँ वहाँ फेंक के रखे थे। पेंटिंग्स, पौधे, आराइशी सामान, हर शय फर्श नशीन हो रखी थी। वासिफ इस वक्त अपने ऑफिस में नहीं था, वो साथ वाले स्टूडियो में था। चिल्ला चिल्ला कर उसका गला बैठ जाता था। तुम लोगों ने ही उठाया होगा। तुम लोगों ने बर्बाद किया है मुझे। वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। 4 साल लगे मुझे उस एक स्केचबुक पे शाहकार बनाने में। वो 28-29 वर्ष का होपरो मर्द था। उसका चेहरा सुख था, आंखें बेरौनक। यूं लगता था वो अभी मर जाएगा। उसका बस नहीं चलता था मर जाए। चंद लोग उसे संभाल रहे थे, चंद चर थोड़े थे। वो मुल्क के नामवर डिजाइनर थे, कोई गिरे पड़े नहीं जो चोरियां करते फिरे। मैं एक एक को देख लूंगा। मैं एक एक पे FIR करवाऊंगा। तुम लोग अभी जानते नहीं हो। वासिफ मुनीर हूं मैं। वो एक बार फिर भरे हुए स्टूडियो में गुर्राया था, उंगली उठाकर एक एक को वार्न करता। वो कोई जुनूनी लग रहा था। इस मुल्क, इस इंडस्ट्री में मेरा एक नाम है। मैं बर्बाद हुआ तो तुम सबको बर्बाद करूंगा। कैसे में किसे आबाद करना है और किसे बर्बाद, ये मैं तय करता हूँ। उस भारी रोबदार आवाज में सारा शोर थम गया था। नसें उठी तो वो नजर आया, नेवी ब्लू सूट में मलबूस, बालों को अच्छे से सेट किए। वो नक्सक से तैयार चौखट में खड़ा था, आंखें संजीदा, चेहरा सपाट। ये मेरी सल्तनत है। यहाँ बुलंद आवाज सिर्फ मेरी होगी। अगर मेरे अलावा किसी की हुई तो उसकी आवाज को दबा देना आता है मुझे। वो आ रहा था, संजीदा चेहरा और सपाट तासुरात के साथ। उससे कदम कभी अताब होते थे तो कभी कसाब। वो अपने साथ तूफान भी लाता और उनको रोकने के असबाब भी। कभी वो समंदर की मानिंद पुरसुकून होता था और कभी अंधेरी की बारिश की मानिंद कड़कदार। वो एक शख्स था, चेहरे पे कई मुखट सजा रखे थे, हर मुखट के पीछे एक नया चेहरा। लेकिन क्यों उससे किसी अंदाज से नफरत नहीं होती थी। बॉस, मेरी स्केचबुक, वो मेरा करियर था, मेरी जिंदगी। वासिफ मुनीर बेकरारी से आगे आया था। उसकी आंखें किसी भी पल बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने को तैयार थीं। वो बेचैन था। मैं बर्बाद हो सकता हूँ। 1000 डिज़ाइन, मेरे 1000 शाहकार। ओ खुदाया, ये क्या हो गया? बॉस प्लीज़, बॉस कुछ करे, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो सख्त मुस्तरब था, उसकी टांगें कांप रही थीं। कैसे एक दायराना निगाह सारे लोगों को देखा। उसकी आंखें स्कैन कर रही थीं। 1000 डिज़ाइन, लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसा कोई काम दिया ही नहीं। वो उसे नहीं देख रहा था, वो लोगों को देख रहा था। मगर उसकी उस बात पे वासिफ की रंगत सफ़ेद पड़ी थी। कैस एक लड़की को देख रहा था। वो कैस को सुनने की बजाय तेज से इस मोबाइल पे टाइप कर रही थी। तुम मेरी तरफ से इन दिनों BQ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 15 डिज़ाइन देने थे, जो कि तुम 2 दिन पहले दे चुके हो। उससे इशारे के साथ पास खड़ी एक लड़की को बुलाया। लड़की अपने सीने पे उंगली से दस्तक देते हुए पूछ रही थी, हैं? वो अचंभा लिए आगे आ रही थी और कैस अब बोल रहा था। मेरे पास तुम्हारे वो 15 डिज़ाइन सेफ हैं, मौजूद हैं। फिर तुम किन 1000 डिज़ाइंस की बात कर रहे हो? वो उसकी तरफ नहीं मुड़ा। अपनी लिपस्टिक कम कराया करो। इतने गहरे रंग मेरा मूड खराब कर देते हैं। आखिरी बात उसने उसी लड़की से कही थी। उसका चेहरा हद तक से सुर्ख हुआ था। साथ खड़े वासिफ का चेहरा लट्टे की मानिंद सफ़ेद पड़ रहा था। कतरा कतरा मौत के मायने उसे इस वक्त समझ आ रहे थे। मैं आपको सरप्राइज देना चाह रहा था। मैंने बस, क्या तुम्हें किसी पे शक है? कैस अब के मुकम्मल तौर पे उसकी जाने मतवजा था। उसके लहजे में कोई पुरस्कारियत नहीं थी। वासिफ ने थूक निकला, चेहरे पे बात दिक्कत नॉर्मल तासुरात रखे। मुझे किसी पे शक नहीं। बस अगर आप मेरे लिए CCTV और सिक्योरिटी के दरवाजे खोल दें तो। क्या तुम्हें वाकई किसी पे शक नहीं? कैसे उसकी बात काटी थी। उसकी आंखें संजीदा थी।
बगैर रियायत के, बगैर किसी लचक के। आप कल रात वहां जाते दिखाई दिए थे। वो बामुश्किल बोल सका। आप मुख्तार थे और आपके हाथ में गन भी थी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे शक है? आह! उसे लंबी लंबी बातें नहीं पसंद थी। नहीं सर, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ कोई था? क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है। मैं एंट्री और एग्जिट की फुटेज चेक करना चाहता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। मेरी मेहनत है बॉस, मैंने कई साल लगाए हैं उस एक स्केचबुक पे। कैस उससे करीब आकर रुका। स्याह संजीदा आंखें उसके चेहरे पे गाड़ दी। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, ढूंढ लो तो जो तुम्हारा दिल चाहे, और अगर नहीं ढूंढ सके तो जो गैस का दिल चाहे। मुझसे लेकर मेरे मरे हुए बाप तक शक करो, मुझ तक बंदा लाओ, और फिर जो तुम्हारा दिल चाहे। वो कहकर मुड़ा था। वासिफ की जान में जान आई। कैस अभी दरवाजे में था जब वासिफ की आवाज़ पे रुका। कल रात जब आप वहां गए तो कौन था? वो एक बिल्ली थी। वो तुरंत बोला। कैसे वहाँ की सच कहा था। चंद पल दरवाजे पे जमे रहने के बाद वो मुड़ गया था। उसके जाते ही एक बार फिर हड़बड़ी मच गई। उससे जल्द से जल्द अपना काम करना था, क्योंकि अगर नहीं कर सका तो जो कैस का दिल चाहे। गवादर पोर्ट पाकिस्तान का बहुत बड़ा तिजारती पोर्ट है। यहाँ से कई मुल्कों के साथ तिजारत की जाती है। गवादर पोर्ट पाकिस्तान के तिजारती काम के लिए सोने का अड्डा था। जहाँ हर दिन कई बहरी जहाज आकर रुकते और कई किसी दूसरे मुल्क नई हवाओं में भेजे जाते। नीले समंदर के सीने पे इस वक्त कई बड़े बड़े बहरी जहाज खड़े थे। समंदर तक जाने के लिए कई जगह रास्ते बनाए गए थे। गवादर के 90% से ज़्यादा लोगों का पेशा माहीगिरी होता था। इस वक्त भी कई माहीगीर अपने अपने जाल समेटे अपने काम को जा रहे थे। ऐसा ही एक बहरी जहाज इस बहर समंदर का सफ़र करने को तैयार था। मेहंदी कम्बीर का ग्रुप समंदर की रेत पे कदम धरे हुए था। बस थोड़ी ही देर में उस जहाज का कैप्टन आ जाता और फिर शुरू होता समंदर का सफ़र। नीला पानी, लहरें, मौजें और आसपास के पहाड़। ऐसा नज़ारा किसी इंसान को अगर मिल जाए तो दुनिया जन्नत है। सीनिया हाकिम ने आज कांसी रंग का खक्का पहन रखा था। जहाँ मर्द ज़्यादा थे, सो उसे दुपट्टे से ही निकाब कर रखा था। बलूचिस्तान के छोटे गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोग अपने रस्म व रिवाज के सख्त पाबंद होते हैं। यहाँ औरतों को बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, बल्कि कुछ बरस पहले तक तो लोग अपनी बच्चियों को 5वीं या 8वीं तक पढ़ाने के बाद या तो घर बिठा लेते थे या फिर शादी करवा देते थे। बलूचिस्तान में आज भी चाइल्ड मैरिजेस का रुझान बहुत ज़्यादा है। वजह यहाँ के लोगों की तालीम और शऊर से दूरी हो सकती है, लेकिन जदीद दौर और तालीम का बढ़ता रुझान लोगों की सोच तब्दील कर रहा है। अब वालिदैन अपने बच्चों को अच्छे मुस्तकबिल की खातिर बड़े शहर भी भेज देते हैं। जीनिया इस वक्त ग्रुप के तमाम लोगों की इकट्ठी तस्वीर उतार रही थी। जरा फासले पे खड़े बहरी जहाज़ों के साथ लड़के लड़कियां यूं पोज बना रहे थे जैसे वो गिर रहे हों और जहाज से सहारा दे दिया हो। किसी ने यूं पोज बनाया था कि जहाज को एक उंगली और अंगूठे के दरमियान से पकड़कर समंदर की सतह पर रख रहा हो। मेहदी उन लोगों से ज़रा अलग थलग खड़ा था। रेत के ऊपर बिछी हुई दरी के ऊपर चाय और थर्मास रखा था, और ये सब आंखों वाला लड़का आधा थर्मास खाली कर चुका था। पस मंजर में क्लासिक मौसीकी बज रही थी। सब कुछ सीखा है हमने, ना सीखी होशियारी। राज कपूर की फिल्म के पुराने गाने। बाकी लोगों ने अब तस्वीर के लिए बस कह दी तो जीनिया ने एक बार फिर मेहदी को देखा। क्या करे वो, इस आदमी का हर दिन ये टफ टाइम देता था। क्या हो अगर तस्वीर खिंचवा ले और उसके बाद चाहे जो मर्जी करे। बशर उसके अक में खड़ा था। उससे फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे थे। उसका काम भी तो वैसा था। होलसेल रेट में आने वाला आटा उससे गोदाम में आता था और फिर यहाँ से शहर की छोटे बड़े दुकानों और ढाबों पे जाता था। हर बोरी पे 20-30 रुपए का फ़ायदा होता था, लेकिन असल काम वसूली का था। होटल मालकिन और दुकानदार वक्त पे पैसे नहीं देते थे और बशर का काम मज़ीद बढ़ जाता था, जैसे इस वक्त बढ़ा हुआ था। वो फ़ोन पे बकते जगते फांसी पे खड़ा हो गया था। मैं बीटीएस शूट करने लगा हूँ मिस जीनिया। आप अब मेहदी की पिक्चर्स लेंगी? ये आवाज़ साथ की थी। मेहदी के ग्रुप का 25 साला अमीर बाप का लड़का। फांसी पे होने के बावजूद बशर ने उसकी आवाज़ बाखूबी सुनी थी। मुठियाँ भींच गईं, गर्दन की नसें उभर कर वासिया हुईं। आप बीटीएस शूट नहीं कर सकते, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। जीनिया मतानत से बोली थी।
अब के मेहदी भी अपनी जगह से उठकर आया था। चाय का मग हाथ में ही था। बशीर भी कॉल काटते हुए उसी जानिब आ रहा था। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? मैं हर दफ़ा हर ट्रिप पे बीटीएस शूट करता हूँ। इंस्टा पे मेरे 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं। उन सबको मेरी वीडियोस का इंतज़ार है। तुम अगर शूट नहीं भी करवाना चाहती तो मैं करूँगा। वो गोया सिद्ध पे अड़ गया था। मेहदी और बाकी सब अब सीनिया और साद को देख रहे थे। एक पल के लिए बशीर की जी में आया था कि अभी वो 2 हाथ करके उस लड़के को सीधा कर दे, लेकिन फिर वो रुक गया। सीनिया उसे देख रही थी। अपने भाई की मौजूदगी में क्या कहती? उसे बस अपने भाई की मौजूदगी खामोश किए हुए थी। ग्रुप के लोग अब साथ से बात कर रहे थे। बस एक मेहदी था जो चुपचाप सबको देखे गया। बशर आगे आया। सीनिया की आंखों में देखा, सुनहरी आंखें। क्या वो इस लड़की को दूसरे शहर भेजने जैसी जरूरत कर सकता था? क्या ये लड़की इसके लायक है? ग्रुप की बातें साथ को समझाते और कुछ भड़काते लोग। उन सब के दरमियान 2 बहन भाई थे। वो एक दूसरे को देख रहे थे। बहन की आंखें कह रही थीं, लेट मी हैंडल दिस। ना किसी ने सवाल किया ना बात की। भाई ने महज एक बार अपनी आंखें झपकी। यूं लगता था जैसे वो कह रहा हो। बोलो जीनिया हाकिम। वो ठहर गई। यकीन नहीं आता था। उसे सीने पे उंगली रखकर एक बार फिर यकीन दिलानी चाहिए। मैं। बशर अब भी कुछ नहीं बोला। एक बार पलकें झपक कर उसे तसल्ली दी। अब कि वो मुड़ी थी। उन लोगों की जानिब जो उसे गिरा रहे थे। उसके हक में बशर खड़ा था। आपके घर का मर्द अगर आपके साथ खड़ा हो जाए तो गैर मर्द कभी गिरा नहीं सकते। बीटीएस शूट नहीं होगा। हाँ, अगर आपको मसला है तो आप अपने लिए कोई दूसरा फोटोग्राफर अरेंज कर सकते हैं। वो बाजू सीने पर लपेटे हुए थी। आंखों में मान तहफ्फुज़ जैसा जज्बा नहीं था। आंखें किसी मलका की आंखें लगती थीं। हाउ डेयर यू। तुम मुझे ना कह रही हो। तुम कह रही हो तुम मेरी तस्वीरें नहीं लोगी। वो बेयकीनी से कह रहा था। तुम मुझे ना कहो इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। आज और अभी से तुम हमारी फोटोग्राफर नहीं हो। अपना सामान उठाओ और जाओ यहाँ से। गाउती। आखिरी लफ्ज में एक औरत थी। जीनिया मुस्कुराई। यहाँ से तो मुझे मैं भी नहीं निकाल सकती। हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शक नंबर 23 में साफ साफ लिखा है, इन 3 दिनों के लिए आप मेरे अलावा किसी और फोटोग्राफर को बुला नहीं सकते। शक नंबर 22 में मैंने अपने 20,000 कुर्बान करके सिर्फ और सिर्फ 40,000 पे मुआहदा किया है, क्योंकि मैं बीटीएस नहीं शूट करवा सकती। मैं यहाँ आने की कीमत अदा करके आई हूँ। वो धीमी आवाज़ में चिता रही थी। मेहदी उसे बोलते देखकर मुस्कुराया था। चाय के सामने उसे दुनिया नहीं दिखती थी, लेकिन ये लड़की और उसकी बातें। चलो चाय को टाल दिया जाए। तुम जानती हो मेरे बाप को जानती हो तुम। मैं अपने बाप को जानती हूँ। सीनिया ने उसकी बात काटी। और मेरा बाप कहता है मुझ जैसी ढीठ इस दुनिया में मैं ही हूँ। आप मुझे नहीं निकाल सकते। हाँ, आप ये कर सकते हैं, अपने लिए इस बयाबाह में नया फोटोग्राफर ढूंढ लें या फिर अपने पापा को कॉल कर लें। उससे पापा पे जोर दिया था। जो जो मुझसे तस्वीर नहीं खिंचवाना चाहता वो उनके साथ यहाँ खड़े रहे, बाकी मेरे साथ जहाज तक आए। वो बोलकर मुड़ गई थी। मेहदी ने दिलचस्पी से उसे जाते देखा। बशर ने सुकून से। वो यहाँ निमट सकती थी, वो कहीं भी निमट सकती थी। उसका दिल हल्का फुल्का होने लगा। अच्छा, आज आप मुझे बताएंगी कि आपका आइडियल कौन है और क्यों है? बस यही क्लास में आज मैडम बुशरा ने एक नया टॉपिक ढूंढ निकाला था। सफ़ेद यूनिफॉर्म और गुलाबी दुपट्टों वाली लड़कियाँ एकदम पुरजोश हो गई थी। मैडम बुशरा साफ सुथरी रंगत और फरबा जिस्म वाली औरत थी। कुर्सी पर बैठी वो मुस्कुराते हुए एक एक लड़की से उनका आइडियल जानना चाहती थी। आप बताएं मुस्कान, आपका आइडियल कौन है और क्यों? दुबली पुतली मुस्कान अपनी जगह पे खड़ी हुई थी। मैम, मेरे आइडियल इलामा इकबाल है। जिस तरह उन्होंने मुसलमान कौम के अंदर शऊर जगाया, उन्हें बताया कि कैसे और किस तरह से वो एक गुलाम कौम बनते जा रहे हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में उनके जैसा काम करना चाहती हूँ। शाबाश बच्चे, अल्लाह आपको हिम्मत दे। मैडम ने हौसला अफजाई की थी। कूंज हाकिम, आप बताएं आपका आइडियल कौन है और क्यों है? सांवली रंगत और मुड़ी हुई पलकों वाली गूंज उठी थी। सारी क्लास उसे देख रही थी। जहन में भारी भारी तकरीरें थी, लेकिन जबान तालू से चिपकी हुई थी। ये देसी लड़कियों का लो कॉन्फिडेंस होना। कुंज बेटा, क्या हुआ? क्या कोई आपका आइडियल नहीं है? मैडम ने एक बार फिर नरमी से पुकारा। कुंज ने बहुत सारा थूक निकला। अल्फाज मुश्तमा किए। मेरी आइडियल मेरी बहन है, वो हल्की आवाज़ से बोली। जीनिया हाकिम, उससे इजाफा किया। मुझे अगर कभी ज़िंदगी में कुछ बनने का मौका मिला तो मैं उसके जैसी बनना चाहूँगी। मैं उससे फॉलो करूँगी, उसकी
तरह जिंदगी के फैसले करूंगी। वो तेज तेज बोल रही थी, अल्फाज बेतरतीब थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, गला खुश्क हो रहा था, सारी क्लास की नसें अपने ऊपर पड़ती महसूस हो रही थीं। काश वो सीनिया से उसके जूते कपड़े छोड़ उसका सारा इत्मीनान ले सकती। आपकी बहन जीनिया हाकिम, आप उनकी जैसी क्यों बनना चाहती हैं? उनके पास ऐसा क्या है? कूच ने इस वक्त खुद को ढेरों ढेर गालियां दे रही थी। आखिर उससे मुंह खोला ही क्यों? अब क्या बताएगी? उसके पास समझाने को अल्फाज कहाँ थे? रोते ने जैसी आंखों और तालू से चिपकी जबान को खोलकर उससे कहना शुरू किया, मेरी बहन बहुत अलग है मैम, सारी दुनिया से अलग। वो लोगों को अपना फायदा उठाने नहीं देती। तुमने एक बार फिर उस लड़की को अपने नोट से दिए कूंज। तुम जानती हो ना, वो बस तुम्हारे नाम नहीं बोलने का फायदा उठा रही है। जीनिया उसे सख्ती से इस फसार कर रही थी। कूंज ने बेबसी से उसे देखा। मैं क्या करूं सैनी? उससे मुझसे मेरे नोट्स मांगे और मैं मना नहीं कर सकी। उससे कहा था वो जल्दी वापस कर देगी, और मेरे नोट्स पे बस गलती से चाय गिरी थी। जीनिया ने तराहों भरी नसों से उसे देखा। दुनिया में अगर बेवकूफ़ों के नाम का कोई तमगा होता तो उसे कूंज हाकिम के हवाले किया जाता। वो तासुब से बोली, वो लोगों की चालों में नहीं आती, और अगर आ जाए तो उसके बाद चालें उन्हें लोगों पे उलट देती है। तो तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि तुम्हारी क्लास फेलो से अपने लिए बात करने को तुम्हें आगे किया, लेकिन उसके बाद वो सब पीछे हट गई और तुम अकेली मैडम के ऑफिस तक गई? ब्रावो कूंज, ब्रावो। सीनियर का बस नहीं चलता था उसका गला घूंटे, उसका चेहरा दब रहा था, तनफ्फुस तेज हो रहा था। जीनिया, तुम आखिर समझ क्यों नहीं रही? हाँ, मैं जानती हूँ लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन अब मैं क्या जाहिलों की तरह उनसे लड़ने लग जाती? और वैसे भी मैंने उनको ऐसी नसों से देखा था कि वो सब समझ गई कि मुझे उनकी हरकत बुरी लगी है। जीनिया ने तासुब से सर हिलाया था। अल्फाजों का मुकाबला तासुरात नहीं कर सकते। तुम्हें उनको कन्फ्रंट करना चाहिए था, ना कि खामोशी से वापस आ जाना चाहिए था। कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो अपने अल्फाजों के साथ उससे बताओ कि उससे गलत किया है। इट्स एम्बेरसिंग, वो हल्की आवाज़ से बोली। नो, इट्स कन्फ्रंटिंग। उसकी आवाज़ मुस्तकीम थी। वो खानदान में परफेक्शनिस्ट मशहूर है। आम लड़कियों की तरह उसका दिन ड्रामे और मेकअप ट्यूटोरियल देखते हुए नहीं गुजरता, बल्कि उसका सारा दिन नित नई जुबानें सीखने और मशीनें जोड़ने में गुजरता है। वह अलग है, बेहद अलग। जहनी, अकबर चचा चाइना से तुम्हारे लिए ऑटोमेटिक हीट गन ले आए हैं। अम्मा के पास रखी है, ले लो। कमरे के पलंग पे बैठी कूंज अलमारी में मुंह दिए खड़ी जीनिया से कह रही थी, वैसे अजीब हो तुम। लड़कियां दूसरे मुल्कों से मेकअप मंगवाती हैं और तुम जदीद मशीनरी सामान। कूंज ने कहते हुए साथ बुरा मुंह बनाया। जीनिया नहीं पलटी। अलमारी में कपड़े जोड़ जोड़ कर रखती वो मसरूफ थी। पिछली बार मेकअप ही मंगवाया था, इस बार इन चीज़ों की जरूरत थी। ना वो लड़कियां बुरी हैं जिन्हें मेकअप पसंद है, और ना वो लड़कियां नेक है जिन्हें मेकअप नहीं करना आता। एक लफ्ज़ से मुख्तलिफ, हर लड़की बस वही है। वो अब पीछे हटकर ठहर गई थी, सताई से अपने रखे कपड़े और सामान को देख रही थी। क्या मिलता है तुम्हें ये सारी चीज़ें जोड़ जोड़ कर रखने से? मुझे मेरी चीज़ें वक्त पे मिलती हैं, उससे जताया। मैं तो होप से तुम्हारी साइड की अलमारी भी नहीं खोलती, कहीं मेरे खोलने से ही खराब ना हो जाए। अम्मा कहती हैं जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। सीनिया उसकी अलमारी का दरवाज़ा खोलकर कुछ जता रही थी। शुक्र है मैं इंसान हूँ, कोच ने सुख का सांस दिया। वो जब बात करती है तो सब सुनते हैं। उसे बात करते हुए 10 बार दिल पे हाथ रखकर धड़कन बराबर नहीं करनी पड़ती। वो आंखें चुरा कर नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करती है। मेरी तरह नहीं है वो, जो आधी बात कहे और आधी किसी की नाराजगी के खौफ से दिल के अंदर रख ले। वो किसी के खौफ से अपनी राय नहीं दबाती। वो पीपल प्लीजर नहीं है मेरी तरह। आखिरी लफ्ज उसने दिल में कहा था। वो दोनों बशर के साथ एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठी थी। आज बशर को अच्छा खासा फायदा हुआ था, जिसकी खुशी में आज वो बहनों को खाना खिला रहा था। उनकी दाएं जाने वाली मेज पे एक चाइनीज जोड़ा बैठा था। काफ़ी देर तक वो जोड़ा वेटर को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझ कर नहीं दे रहा था। क्या मैं आपकी मदद करूं? शाइस्ता अंग्रेजी में पूछने वाली जीनिया थी। कोंज दिल महसूस कर रह गई। अंग्रेजी तो उससे भी आती थी, बस अगर थोड़ी हिम्मत कर लेती। थोड़ी देर में वो उस जोड़े से बात करके वेटर को उनका ऑर्डर समझा चुकी थी। इस रेस्टोरेंट के मालिक को चाहिए कि इन कम अकल वेटर्स को निकालकर आप जैसे अंग्रेजी समझने और बोलने वालों को रखा जाए। चीनी औरत की बात गूंज को बुरी लगी थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। उससे खौफ था कि कहीं झगड़ा ही ना हो जाए। सीनिया ने पुरसुकून नसों से उस औरत को देखा। गूंज का शिद्दत से दिल चाहा कि उससे रोक ले। हर जगह आपकी राय की जरूरत नहीं होती। मुझे आपकी बात से इख्तलाफ है।
वो नरमी से बोली, अगर इस वेटर को अंग्रेजी नहीं आती तो आपको बलोची और उर्दू नहीं आती? क्या बेहतर नहीं था आपकी कंपनी किसी और को भेज देती जिससे मुख्तलिफ ज़बानें आती हों? वो किसी की नाराज़गी के खौफ से अपनी राय दिल में नहीं रखती थी। उसे अपने फैसलों पे इत्मीनान होता है, उसे अपनी पसंद पे इत्मीनान होता है। वो जानती है जो चीज़ जो काम उससे किया है वो दुरुस्त है। अपने ही फैसलों पे 1000 बार बैठ के सोचना ये उसका काम नहीं है। शॉपिंग से आने के बाद हस्बे मामूल कूंज थैले खोले बैठी थी। अपनी पसंद के जोड़े, जूते और ज्वेलरी उसे सब बेकार लग रहा था। वहीं दूसरी जानिब सीनिया हाकिम की चीज़ें थीं जिन्हें वो ललचाई हुई नसों से देख रही थी। सीनिया उससे करीब ही बैठी थी, संजीदा नसों से उसे देखती हुई। जब तुम्हें ये जोड़े पसंद नहीं थे तो लिए क्यों? और अगर ले लिए हैं तो किसी की वजह से दिल क्यों खराब कर रही हो? सीनिया संजीदा थी, कोच ने मुंह बसोरा। मुझे तो अच्छे लग रहे थे, बल्कि अब भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन नबीला बाजी कहती हैं ये रंग अच्छा नहीं है। तो क्या तुम दूसरे लोगों की बातों से अपने फैसलों पर शक करोगी? शक क्या करना है, मेरे फैसले होते ही गलत है। वो उदासी से बड़बड़ाई। उसके इरादे ऊंचे हैं, उसकी उड़ान बुलंद है। बाकी लड़कियों की तरह उसका ख्वाब सिर्फ एक कामयाब शादी और बच्चे नहीं है। उसे ऊंचा घराना और अमारत एक मर्द से नहीं चाहिए। उसे कम चाहिए लेकिन अपना चाहिए। जिस दिन मैं उसके जैसी बन गई मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। कूंज अपनी बात खत्म कर चुकी थी। सारी क्लास में जैसे एक सहर सतारी हुआ था। आपकी बहन वाकई एक इंस्पिरेशन है, हर लड़की को उसके जैसा होना चाहिए। मैडम की हौसला फसाई पे कूंज मुस्कुराई थी। उससे अपनी बहन की तारीफें अच्छी लगा करती थीं। जहाज सीले समंदर में सफ़र कर रहा था। समंदर की तेज दम हवाएं स्याहों की वजह से टकरा टकरा कर पलट जाती थीं। शायद कुछ देर और रहने की मिन्नत करती थीं या शायद अखबार पूछने आती थीं। जहाज के दहाने पे खड़ा मेहदी आंखें मूंदे उन हवाओं को खुद से टकराने देता था। उसे स्याह गोल शर्ट के ऊपर नीला जैकेट पहन रखा था, साथ बैगी ट्राउजर्स। वो इतने हल्के फुल्के होलिये में रहता था कि उसे देखकर रश्क आता था। काफ़ी देर उसी तरह खड़े रहने के बाद उससे पलट कर देखा था। जहाज़ के अर्शे की दाईं तरफ वो खड़ी थी, वही जिसकी आंखें सुनहरी थीं, जिसका कद ऊंचा था। समंदर की तरफ चेहरा किए वो महसूस नहीं हो रही थी। वो बस गौर से पानी की लहरें बनती देख रही थी। अतराफ में खड़े ऊंचे मटियाली पहाड़ भी उसे देख रहे थे। क्या तुम्हें समंदर पसंद है? मेहदी धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया था। कुछ हाथ सही, वो मुड़ी नहीं। तुम इस तरह से देख रही थी, मुझे लगा तुम्हें समंदर बेहद पसंद है। और वो उससे जरा फांसे पे आकर खड़ा हुआ था। सीनिया अब भी भागते हुए जहाज की रफ्तार देख रही थी। मेरी जिंदगी में समंदर की मोहब्बत के अलावा भी बहुत काम है। मैं मशीनों की रफ्तार देख रही हूँ। आखिर में उसका लहजा लिया दिया था। मेरी कोई लड़की पूरी सरार लगती थी। तुम जिंदगी को अपने लिए इतना मुश्किल क्यों बना रही हो? वो जानना चाहता था। क्योंकि मैं उसे इतना आसान नहीं बना सकती जितना आप समझते हैं। अब की वो सीधी हुई थी। अपने से जरा फांसे पे खड़े सब आंखों वाले लड़के को देखा। सूरज सीनिया के पीछे था। मेहदी उसके अक में सूरज को देख रहा था। आपको क्यों लगता है मैं जिंदगी को मुश्किल बना रही हूँ? नॉर्मल सवाल था। मेहदी ने गहरी सांस अंदर हाथ खींची। समंदर, पहाड़, ठंडी हवा, लोग, खाना, इन सब के दरमियान तुम मशीनों की रफ्तार देख रही हो। जिंदगी को एंजॉय करने वाले लम्हों में तुम जिंदगी को दौड़ा रही हो। शायद तुम्हें मुश्किल रहने का शौक है। मेहदी ने कयास लगाया था। जहाज के अर्शे से टेक लगाए खड़े शख्स को उससे नजर भर कर देखा। समंदर, पहाड़, हवाएं, खाना, लोग, हर कोई अपने अंदर एक जहन्नुम, एक दुर्गाह है। इन सब से बचने के लिए मशीनें काम आती हैं। मैं उनकी खूबसूरती में खोकर उनके अंदर की जहन्नुम नहीं भूलना चाहती। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी आपको लगती है। इतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी तुम बना कर रही हो। आह, ये शख्स इतना क्यों बोलता था? अब की बार जीनिया खामोश रही। मेहदी भी चुप हो गया। काफ़ी देर बाद जीनिया ने नजर मोड़कर देखा तो वो पावर बैंक के साथ कनेक्टेड चार्जर को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रहा था। मोबाइल था कि चार्जिंग पिक नहीं कर रहा था। मेहदी के अमल में अब की सख्ती थी। उससे जारहाना अंदाज में चार्जिंग केबल अंदर घुसाने की कोशिश की। अब बस सीनिया से बर्दाश्त नहीं हुआ था। उससे आगे बढ़कर मोबाइल झपट कर उसके हाथ से लिया। मशीन अपने साथ सख्ती करने वालों के साथ सख्त हो जाती है। उसके अंदाज में वार्निंग थी। मेहंदी झुंझलाया, चेहरे पे दबा दबा गुस्सा था। कल रात से ये मोबाइल अजाब बन गया है, बंद पड़ा है और ऊपर से चार्ज भी नहीं हो रहा। पता नहीं क्या मुसीबत है। मेरा दूसरा मोबाइल भी खराब है।
इसके साथ गुजारा कर रहा हूँ। शायद गवादर रास नहीं आया। वो बोल रहा था और सीनिया मोबाइल को उलट पुलट कर देख रही थी। साथ हाथ बढ़ाकर मेहंदी से चार्जिंग पिन मांगी। कल से मेरा अपने घर वालों के साथ राब्ता भी नहीं। उससे चार्जिंग पिन सीनिया के हाथ में देते हुए कहा, आज ही नया मोबाइल ले लूंगा। इस हिसाब से तो जान छूटे। आपको चीज़ों और लोगों से फरार क्यों चाहिए होता है? वो मसरूफ सी बोली, मगर मेरी एक लम्हे के लिए सांस नहीं ले सका, पलक तक न झपक सका। ट्रैवल तुम्हें एक्साइट नहीं करता। ट्रैवल तुम्हें स्केप देता है। तुम चीज़ों और लोगों से भागने के आदी हो मेरी। उसके जहन में गैस की बातें गूंज रही थीं। जीनिया अब नीचे बैठ चुकी थी। कंधे पर लटके बैग को नीचे उतारे अब वो मुख्तलिफ औजार निकाले बैठी थी। मेरी धीरे से उसके करीब बैठा, उससे जरा फासले पे, एन उसके सामने। आपके मोबाइल की चार्जिंग पिन खराब है, मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। उसके हाथ में एक छोटा सा औजार था, झाड़ू की थैली जितना मोटा, लोहे का औजार, जिसे वो चार्जिंग पिन के अंदर बड़े एहतियात के साथ घुसा रही थी। साथ साथ चार्जिंग पिन के साथ जरा जरा सा बराबर भी कर रही थी, यूं जैसे एक घर बनाने वाला मिस्त्री ईंट को मजबूत करने के लिए उसके ऊपर लेपा लगाता हो। आपने चारहाना अंदाज से बार बार पिन अंदर डाली है, जिसकी वजह से अंदर से पिन अपनी जगह से खराब हो गई है। मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, अंदर की पिन बदलनी है बस। ये एंड्रॉयड है, आईफोन होता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाती। वो मोबाइल के पुर्जे खोलते हुए लाशौरी तौर पर बोले जा रही थी। मेरी अचंभे से उसे दिख रहा था। ये पहली लड़की थी जो बगैर अपने नए कपड़ों की परवाह किए नीचे बैठ गई थी, जिसे नाजुक बनने का शौक नहीं था, जिसे हर बात पे लड़कियों कार्ड नहीं खेलना आता था। ये क्या थी? हकीकी दुनिया में एक अलूजन जैसी। तुम बाकी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। एक इंटरनेशनल स्पीकर लाजवाब हो गया था। वो वाकई लाजवाब हुआ था। उसे नहीं पता था क्या कहना चाहिए। सीनिया अब उस लंबे औजार को नीचे रखकर एक नई चार्जिंग पिन निकाल रही थी। बस अभी ये फिट होगी और अभी मोबाइल चार्ज होना शुरू। ज़बरदस्त। उन लड़कियों के ऊपर फ्रेजिल स्टिकर लगे हैं। वो हीट गन से पुरानी खराब पिन को झुलसा रही थी। क्या तुम पे नहीं लगे? लगे थे, लेकिन एक अरसा पहले मैंने फाड़ कर फेंक दिए। ये स्टिकर्स बुलंदियों की तरफ जाने में रुकावट थे। हीट गन की गरमाइश से पुरानी पिन झुलस कर बह गई थी। जीनिया ने पिन की जगह को एक और औजार से साफ किया। अब जगह कोरी साफ हो गई। नई चार्जिंग पिन लग जाती और मोबाइल ठीक हो जाता। वो अब एक छोटे चिमटे नुमा औजार से नई पिन मोबाइल में फिट कर रही थी, मुनहम्मिक सी, मसरूफ और फैसिनेट सी। तुम ऐसी क्यों हो? वो वाकई जानना चाहता था। ऐसी कैसी? उससे नई पिन फिट ठहरा दी। अजीब। वो एक लफ्ज़ बोला, आप ऐसे क्यों हैं? कैसा? वियर्डो। उससे एक लफ्ज़ गिनवाया। मेहदी हंस पड़ा। उससे पिन फिट करके मोबाइल के पुर्जे छोड़े। मेहदी खामोशी से उसे काम करते हुए देखता रहा। सीनिया ने आपके पावर बैंक के साथ कनेक्टेड चार्जर की पिन मोबाइल के साथ जोड़ी। छोटी सी चार्जिंग वाली डिबिया रोशन हुई। ज़ीरो का हिंसा चमका और एक सब्ज़ी रोशनी ऊपर से नीचे सफ़र करने लगी। मोबाइल चार्ज हो रहा था। सीनिया मुस्कुराई थी। उसके गाल सुर्ख हुए थे। वो खुश थी, एक्साइटेड हुई थी और इसी तरह मुस्कुराते हुए मोबाइल मेहदी के आगे किया। वो सरप्राइज सा मोबाइल को चार्ज होते देख रहा था। उसकी आंखों में सताइश थी, सब्ज आंखों में ममनूनियत थी। सीनिया ने रुककर ठहर कर उसकी आंखों में देखा। आज तक उसके घर खानदान की किसी मर्द ने अपना मोबाइल, घर की बैटरी, पंखा ठीक करवाने के बाद उसे ऐसे सताइश से नहीं देखा था। हर कोई बस लिया दिया रहता था। कोई एक औरत की बरतरी कबूल नहीं कर सका था। हर एक ने गर्दन ऊंची रखी थी। थैंक यू सो मच। तुम बहुत टैलेंटेड हो। वो वाकई मुतासिर हुआ था। सीनिया पलक तक नहीं झपक सकी। उसे इस समय उस शख्स से खौफ आया था। ये वो नहीं था जो दिखता था, या फिर ये वो था जो सीनिया को नहीं देखना था। वियर्डो। वो बुलंद अजीब आवाज़ में कहती तेज तेज कदम लेती वहाँ से हट गई। मेहदी ने एक नज़र अपना चार्ज होता मोबाइल देखा और फिर सर झटक कर बड़बड़ाया। अजीब मगर टैलेंटेड। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था।